बहुत बहुत स्वागत है नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्रेट 2024 यानी पीएचडी प्रवेश परीक्षा कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2024 के संदर्भ में आंसर राइटिंग की एक बहुत बड़ी वीडियो है। इसमें हम आंसर राइटिंग को समझेंगे, किस प्रकार से लिखें कि आप अच्छे से अच्छा अंक अर्जित करें और क्या ऑफिशियल यहाँ का प्रोसेस है। ठीक है, यानी किस प्रकार का पैटर्न, किस प्रकार के फॉर्मेट आपको आंसर लिखना है कि आपको अच्छे अंक मिले यहाँ पे। ठीक है, और ये एकदम मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस वर्ष क्रैक किए हैं उन सब का यही एक कहते नहीं सुझाव होता है, वो इसी प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार से लिखें कि यहाँ पे एडमिशन में अच्छे अंक आए, क्योंकि जिनका एडमिशन हुआ है उनके अच्छे अंक आए हैं। ठीक है, बाकी कट ऑफ पे कि कट ऑफ कितना जा सकता है आपके डिपार्टमेंट्स की, वो भी हम जो है समय दर समय उसको एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम आंसर राइटिंग को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में 2-3 भाग रहेंगे। पहले में हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि आंसर राइटिंग करने से पहले हमें किन बातों पर ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम आंसर को लिखना है। तीसरा कि ये सब चीज़ तो ठीक है, पता चल गया कि लिखने से पहले क्या ध्यान रखना है, लिखना कैसे है, लेकिन हमें लिखना क्या है, यानी कहाँ से सोर्सेज मिलेंगे, उसको भी हम वीडियो के इसी जो है थर्ड टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फिर से एक विनम्र निवेदन है, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको क्रेट की हर एक अपडेट मिलेगी। प्रवेश परीक्षा से लेकर हम आपके प्रवेश दिलाने तक आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। यहाँ इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन में अगर देखा जाए, देखिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, और यही मेन है। सबसे पहले इसको समझिएगा। यहाँ से देखिए कोई अगर ये सोच रहे हो कि अगर आपको बहुत समझ में आ गया है, या अगर आप समझ रहे हैं कि 150 मिनट है और 2.5 घंटा अगर, ठीक है, तो इसमें हमको पता है 30 मिनट जो है लेवल 1 में। ठीक है, उसके बाद लेवल 1 के पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में जो है आपको 120 मिनट, कुल मिला के 150 मिनट। लेकिन इसको मैनेज करने का पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। फॉर्मेट क्या है इसको मैनेज करने का। अगर नहीं मैनेजमेंट हो पाएगा सही से तो अच्छा नंबर आप नहीं ले आ पाएंगे। याद रखिए, अगर एक बार कहते नहीं फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है, अगर एक बार आपने गलती की टाइम मैनेजमेंट में, पूरा का पूरा आपका पेपर ख़राब होने की संभावना है। क्योंकि अगर आप एक जगह नहीं सही से संभाल पाएंगे तो दूसरी जगह वो ऑटोमेटिक, अगर पहले ही आप 30-40 मिनट दे देंगे तो समय आपके पास बचेगा नहीं, और जिस पे महत्वपूर्ण समय देना वो भी आप मिस कर देंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको पता है क्रेट का जैसे लेवल 1 का पेपर होने जा रहा है आपका। पेपर से इसमें 2 पार्ट होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर फर्स्ट में, 100 मार्क्स के होते हैं, 30 मिनट मिलते हैं करने के लिए। इसमें 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के होते हैं, 25 आपके विषय संबंधित होते हैं। ठीक है, इनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, आप आराम से इसको करिएगा। और ये जो पेपर फर्स्ट है इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे टाइम पर, लेकिन इस वीडियो में हम पेपर सेकंड में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए पेपर सेकंड को यहाँ पे हमने देखा कि 120 मिनट है। इसको मैनेज कैसे करना है कि आप अच्छे से अच्छा अंक लिखें, और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन प्रैक्टिस पहले आपको मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो समझिए। टोटल क्वेश्चन यहाँ 13 रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 13। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। शॉर्ट कितने होते हैं? 10 क्वेश्चंस होते हैं। कितने वर्ड्स में? 75 वर्ड्स में लिखने होते हैं। मीडियम 2 क्वेश्चंस होते हैं 150 वर्ड्स में। लॉन्ग 1 क्वेश्चन होता है 400 वर्ड में लिखना रहता है। ठीक, अब यहाँ पे समय देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले 75 वर्ड्स को आपको कितनी लाइन में लिखना है ये समझिए। यहाँ मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी जो है आंसर शीट है, यहाँ क्या करना है आपको 6 लाइन में 75 वर्ड्स लिखना है। कई लोग क्या होते हैं ना 10 वर्ड्स लिखते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग लगाता है वो 6-6, 7-7 वर्ड लिखते हो। एग्जामिनर को चीट करने की कोशिश मत करिएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही स्पार्क उनकी नज़रें रहती, बहुत ही कहते नहीं, बहुत ही शार्प होते हैं ये सब। तो आप अगर चालाकी लगाएंगे तो वो आपके लिए खतरा बन जाएगी, नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कटेगा ही। तो 75 वर्ड्स को अच्छे अगर देखा जाए ना तो एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो 10 से 12 जो वर्ड्स को एक लाइन में लिखते हैं। और अभी मैं देखिए बताऊंगा, ये तो टाइम मैनेजमेंट है, कैसे अच्छा आंसर राइटिंग करना है वो भी मैं समझाऊंगा, अभी पूरी पार्ट्स बताऊंगा, तो उसको पूरी एंड तक देखना है वीडियो को। अब यहाँ देखिए आपका जो है 75 वर्ड्स में अगर आपको लिखना है, यहाँ की पहली बात हो रही है 75 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, तो आपको 6 लाइन चूज़ करनी है। 6 लाइन में ही केवल आपको लिखना है। अब इन 6 लाइन को, यानी एक जो है आंसर लिखने में आपको 6 मिनट का टाइम लगना चाहिए। 6 मिनट में आपको अपने 75 वर्ड्स के आंसर को लिखना है। आप 6 लाइन ले सकते हैं, 7 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, और समय 6 मिनट से ज़्यादा मत दीजिएगा। और एक आपके 10 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन पे 6 मिनट दे रहे हैं तो 10 क्वेश्चन पे आप 60 मिनट देंगे। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर जो रहेंगे आपको 60 मिनट में सब कंप्लीट करने, यानी 1 घंटा में।
अब उसके बाद जो मीडियम वाला है, ये 2 क्वेश्चन होते हैं 150 वर्ड्स के। अब आपको पता है 75 वर्ड्स करने में 6 मिनट लग रहे हैं, तो 75 दूना 150 हो जाता है। तो आपको 150 वर्ड्स का आंसर लिखने में कितना समय लगेगा? 6 दूनी 12, 12 मिनट। तो 2 क्वेश्चन करना है, तो यहाँ कितना हुआ? 24 मिनट आपको लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। लॉन्ग एक क्वेश्चन रहता है 400 वर्ड का। अब आपको पता है, यहाँ पे मैं फिर समझा रहा हूँ 75 से, 75 वर्ड्स करने में कितना मिनट लग रहा है आपको? 75 वर्ड्स करने में आपको लग रहा है 6 मिनट। और इसका अगर 5 गुना कर लेंगे तो आएगा कितना? 375। ठीक है, और लगभग आप 400 मान लीजिए। तो 5 गुना करने पर 375 वर्ड्स आ रहे हैं, इसको भी 5 गुना कर लेंगे तो 30 मिनट। ठीक है, कितना हुआ? 30 मिनट। तो आपको 400 वर्ड लिखने के लिए 30 मिनट का समय लेना चाहिए कम से कम। आप मान लीजिए 31 भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ 60 नंबर, 25 नंबर या 30 नंबर, ये टोटल टाइम फ्रेम कितना हुआ? 115 नंबर। कितना हुआ? 115 नंबर। यानी कि एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे 115 नंबर में आप 120 मिनट टोटल था आपको मिलता है। यानी कि आपके पेपर फर्स्ट में 30 मिनट होता है, पेपर सेकंड में 120 मिनट होता है। इन 120 मिनट को हमने इतना अच्छे से विभाजित किया है कि इसमें 5 मिनट, फिर 115 मिनट अभी टोटल हुआ है, 5 मिनट एक्स्ट्रा बच रहा है। किस लिए है ये? आप अदर वर्क कर सकते हो, जैसे इसमें चेकिंग करने आते हैं, साइन करवाने आते हैं, वो सब इसमें निपट जाएगा और आपका 120 मिनट पूरा हो जाएगा। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट मैंने समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको बाद में समझ में आए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट इसका अब ले लीजिएगा आप। चलिए अब आगे दिखाते हैं। यहाँ देखिए, क्रेट 2024 आंसर राइटिंग टिप्स और यहाँ ट्रिक है। यहाँ पे देखो, समझिए, स्ट्रक्चर्ड हो आपका आंसर। अभी देखिए, आंसर शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम, इनके लिए मैं अभी इसके जो है जस्ट अभी बात बताने जा रहा हूँ। तो अभी पहले इसको ध्यान समझते आना। ये एक कहते हैं ना कि एक बुलेटिन टाइप का है, इसको भी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोडक्शन होना चाहिए, पॉइंट्स होनी चाहिए या हेडिंग्स हों, और उसके बाद कंक्लूजन। किस क्वेश्चन में हेडिंग? सब में हेडिंग मत डालिएगा, सब में पॉइंट जो है कैसे क्या करना भी समझिए। एक सिंपल फॉर्मेट क्या है कि आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन लास्ट में होना चाहिए और बीच में पॉइंट्स और हेडिंग होना चाहिए। अब इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। नीचे और समझते हैं ये जो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको आंसर राइटिंग के टाइम। आपका जो आंसर हो वो क्या हो? नेट एंड क्लीन हो। नीट एंड क्लीन का मतलब क्या है? कि साफ़ सुथरा हो। ठीक है, ज़्यादा उसमें किचपिच मत करिएगा कि मान लीजिए लिखे ये ऐसे कर दिए, लिखे ये ऐसे कर दिए, ये ऐसे कर दिए, गलत कर दिए, फिर उसको से जो भी लिखिएगा सोच समझ के लिखिएगा। उसके बाद कलेक्टिव एंड कंक्लूडिंग अप्रोच होना चाहिए। सामान्यीकरण का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें कई लोगों ने परिभाषा दी है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे 1857 की क्रांति हुई, उसके संदर्भ में इसे किसी ने जो है कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ठीक है, कई लोगों ने इसमें विचार दिए, तो कई थिंकर्स के इसमें विचार रखे। लेकिन आपको क्या करना है? ये नहीं लिखना है कि इनके द्वारा ऐसा कहा गया कि 1857 की क्रांति इस प्रकार की थी, या एक सैनिक विद्रोह था, या कहा जाता है कि ये जो है इस प्रकार से थी। आपको क्या करना है? आपको ये कहना है कि सामान्यीकरण के आधार पर, यानी कि कहते हैं ना कि एक बहुत लोगों ने के कथनानुसार अगर देखा जाए तो सामान्य रूप में ये कहा जा सकता है कि ये इस प्रकार की क्रांति रही। तो सामान्यीकरण कहा जा सकता है कि 100 की एक बात आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये चीज़ हो गया कि आपको कलेक्टिव एंड कंक्लूडिंग आपका अप्रोच होना चाहिए, आपको सब चीज़ें मिलाकर लिखनी है। उसके नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ करिए। ठीक है, अब इसको समझिए क्या है। यहाँ देखिए, जो ये है IDMS, इसका मतलब होता है इंटरडिसिप्लिनरी मोडा स्टडी। ठीक है, ये क्या होता है? इसको ये ट्रिक क्या होता है? ये प्रोसेस क्या, फॉर्मेट क्या है? इसको समझिए। चीज़ों को जब जोड़ जोड़ के लिखा जाता है तो इसे बोलते हैं IDMS ट्रिक। ठीक है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी मोडा स्टडी। इसमें क्या होता है? नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ करिए। आप आंसर कोई लिख रहे हैं, मान लीजिए राम है, राम के संदर्भ में आप लिख रहे हैं राम जाता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं राम कोई लड़का है और वो जा रहा है, उसके संदर्भ में अगर लिख रहे हैं तो IDMS ट्रिक क्या बताती है? आपको बार बार राम का नाम नहीं लेना है, प्रोनाउन का यूज़ करना है कि उसने, वह राम जाता, मान लीजिए राम जो है बाज़ार जाता है। फिर ये नहीं लिखना है कि राम ने वहाँ से सब्जी खरीदी, राम ने वहाँ से कपड़े खरीदे, ये नहीं लिखना है। आपको लिखना है राम बाज़ार गया, वहाँ उसने सब्जियाँ खरीदी, उसके पश्चात उसने कपड़े भी खरीदे, उसके पश्चात उसने कुछ मिठाइयाँ भी खरीदी, इसके तदुपरांत वह अपने घर वापस आ जाता है। इसमें राम शब्द का प्रयोग केवल एक बार होता है, उसके बाद सब प्रोनाउन के यूज़ से हम जो है बना लेते हैं सेंटेंस। यानी जोड़ जोड़ के आपको ऐसा नहीं लिखना कि आप राम के बारे में एक वर्ड लिखें फिर पैराग्राफ चेंज, फिर नहीं, एक ही सेंटेंस को ख़त्म नहीं किया, उसमें पूरी कहानी बता कर बंद कर दी। ये होता है IDMS।
इसी को आपको यूज़ करना है। आप किसी के हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बता रहे हैं तो आप ये नहीं बार बार बोलेंगे ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। कई लोग जगह भरने के लिए करते हैं, मत करिएगा, नंबर कट जाएगा। एक बार लिखना है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें कई चीज़ें संज्ञान में आती हैं, इसमें ये इसके अंतर्गत इस सभ्यता के अंतर्गत ये चीज़ें प्राप्त हुई थी, इस सभ्यता के अंतर्गत ऐसे, इस तरह बार बार नाम नहीं लेना है। तो ये नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करिए। ऑथेंटिक एविडेंस प्रस्तुत करना है, यानी सोर्सेज जब कोई आंसर लिखें तो उसमें जो सोर्सेज दे रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, ठीक है। एविडेंस जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो साक्ष्य आपके जो है प्रामाणिक होने चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, जो भी डाटा वहाँ पे आप दीजिएगा। यहाँ पे उसके बाद क्या हाईलाइट अंडरलाइन फॉर गुड इम्पैक्ट, आपके आंसर का एग्जामिनर को बच्चा अच्छा इम्पैक्ट पड़े उसके लिए आपको क्या करना है। मान लीजिए आप किसी भी जैसे वॉर का आप वहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं, लड़ाई का, मान लीजिए कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में आप लिख रहे हैं कि जैसे आज़ादी के संदर्भ में लिख रहे हैं कि हाँ कि आधुनिक भारत के पीछे जो इतने आंदोलन हुए उसके संदर्भ में लिखिए। तो उसमें आप अगर एक फेज़ आया कि आप क्रांति लिख रहे मतलब युद्ध लिख रहे हैं, तो आप 1757 का प्लासी का जब युद्ध लिख रहे हैं तो यहाँ पे डेट को आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। पूरा क्वेश्चन अब मान लीजिए यहाँ इतना पूरा आपने लिखा है, ये नहीं कि सभी को यहाँ भी अंडरलाइन यहाँ नहीं, तो इससे ना इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर टीचर कहेंगे कि ये जो है इसने सब कर दिया। तो आपको मेन जैसे अब यहाँ हमने लिखा ना ऑथेंटिक एविडेंस, इसको कर दिया, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन इसको कर दिया, ठीक है। उसके बाद फैक्ट यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा हाईलाइट अंडरलाइन गुड इम्पैक्ट, ये चीज़ इस प्रकार से करना है कि और हर जगह मत कर देना, बहुत जहाँ यूनिक चीज़ आपको दिखानी रहे जो चीज़ उसको, ठीक है। ईयर डेट ये सब चीज़ें, अब ऑथर का नाम हो, बुक का नाम हो, तो उसको भी ऐसे कर दीजिएगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए आप फैक्ट एंड सोर्सेस कंटेंट, यानी कि फैक्चुअल आपको लिखना है। जो भी सोर्स आप जो भी आपका हो कंटेंट हो उसमें आप फैक्चुअल चीज़ें ढूंढिए। सोर्सेस साक्ष्य, आप अपने मनगढ़ंत कहानी मत लिखिएगा, जो भी लिखेगा आप लिखेंगे इस बुक में ये पाया जाता है, इस, ठीक है। जैसे कि ग्रंथों के अनुसार इसमें अगर साहित्य में देखा जाए तो आपका ये चीज़ें मिलती हैं, इस प्रकार से। उसके बाद मिनिमाइज़ योर कंटेंट, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सागर को गागर में भरने की कोशिश करिएगा। बहुत सारा है, ठीक है। जैसे एक लाइन कही जाती है, जैसे आपका जब पढ़े एग्ज़ामिनर, ठीक है, आपकी कॉपी अगर एग्ज़ामिनर पढ़ रहे हैं तो उनके मन में एक चीज़ आना चाहिए। जैसे एक शायरी है कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन इन दो आँखों से फिर भी कितना देखा जा सकता था। तो उस तरह एग्ज़ामिनर आपके संदर्भ में कहे कि इस बच्चे ने उतना लिखा है जितना लिखा जा सकता था, लेकिन इन 75, 150 या 400 वर्ड में फिर भी कितना लिखा जा सकता था, समझ रहे हैं। तो सप्तों की सीमा को देखते हुए आप सागर को गागर में भरिए, ठीक है। तो इस तरह आपको अपने ज्ञान जितना भी आपको आता हो उसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, कंटेंट को लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी और सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसका प्रयोग करना है आपको अपने, अच्छा इससे इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपने लेखक का नाम लिया, उसके अनुसार ऐसे किया और डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसकी कोटेशन को लिख दिया तो अच्छा नंबर मिलेगा, और अंडरलाइन कर दिया और अच्छी बात। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट नोट, देखिए यहाँ एक चीज़ है, डू नॉट ट्राई टू चीट एग्जामिनर को चीट करने की कोशिश मत करिएगा, वरना आपको इसका फल भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आपने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, इधर उधर ज़बरदस्ती का चीज़ें नहीं ऐड किया है। मतलब मान लीजिए गांधी जी के संदर्भ पूछा है और उनकी जिस रेफरेंस में पूछा उस रेफरेंस को लिखिएगा, आज़ादी की या साहित्य में या उनके व्यक्तिगत जीवन का, तो उसको लिखिएगा। बच्चे क्या है, आज़ादी हम बचपन में क्या होता था कि जैसे आप लोग वही आदत ना पड़ी रहे कि मान लीजिए कोई चीज़ पूछा गया, आप लोग को अक्सर सिखाया जाता है नहीं आ रहा तो क्वेश्चन बना के लिख दो, बना के लिखिए, लेकिन जिस फील्ड में पूछा गया, जिस रेफरेंस में पूछा गया उसी को लिखिएगा। पूछ रहे हैं गांधी जी का पूरा मतलब आंदोलन वाला जीवन, तो आप उनके साहित्य का जीवन और आप उनका व्यक्तिगत जीवन लिख रहे हैं, तो उसका जो है आपको इम्पैक्ट गलत पड़ेगा, नंबर कटेगा। अब आगे चलते हैं। अब आपको शॉर्ट लॉन्ग यहाँ पे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक, मैंने हटा दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बढ़िया रहेगा आपके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है वो चीज़ समझिए। शॉर्ट आंसर में देखिए आपको मैंने समझाया है 75 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन करने में आपको 60 मिनट लगने चाहिए, कम से कम 60 मिनट में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट, उससे कम में हो जाए तो अच्छी बात है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है इसमें, केवल शॉर्ट आंसर में यही करना है। 75 वर्ड्स में पॉइंट टू पॉइंट लिख दीजिएगा। हेडिंग वेडिंग इसमें नहीं देना है, इसमें याद रखिएगा कि आप उसमें हेडिंग सब हेडिंग कुछ नहीं, नंबर कट जाएगा। 6-7 लाइन मिली ही है तो उसमें ढंग से लिखना है आपको, ठीक है, एकदम
फॉर्मेट में अच्छे से पर्टिकुलर। इसका मीडियम में देखिए, मीडियम जब आंसर है जिनको 150 वर्ड्स में लिखना है 25 मिनट में आपको ये करना है। दोनों क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन 12 मिनट में करिए, 2 क्वेश्चन 24 मिनट में खत्म करिए। अगर हो गया तो 25 मिनट ले जाइए, बहुत है। हेडिंग नहीं देना इसमें, केवल पैराग्राफ का प्रयोग करें, उसको चेंज करें। पैराग्राफ लिख कर उसको आप चेंज करके इसमें आप 150 वर्ड्स में लिखें। ज़्यादा हेडिंग डालेंगे आपका जो है इसमें काम खराब हो जाएगा। एकीकृत अथवा सामान्यकृत करके लिखें। 100 की बात एक में, मैंने जैसे पहले बताया कि 100 थिंकर उस विषय में क्या कह रहे हैं आपको वो नहीं लिखना है, लेकिन उसकी एक मोटी मोटा क्या उसके संदर्भ में धारणा बन रही है वो लिखिए कि सामान्य रूप से इस विषय में ऐसा कहा जाता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन प्लस पॉइंट प्लस कंक्लूजन करके आपको मीडियम शॉर्ट आंसर अपना समाप्त करना है कि इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना या भूमिका, उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष कंक्लूजन और बीच में पॉइंट्स में पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिए। ये आपके जो है मीडियम आंसर के लिए है। उसके बाद लॉन्ग आंसर का जो मेथड है वो ये है कि भूमिका, इंट्रोडक्शन लिखिए, स्रोत यानी सोर्सेज, शोध, थ्योरी, बुक, थिंकर। यानी आपका जो यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर है इसको आप समझने की ज़रूरत है, आपको ध्यान समझिएगा। इसमें यह याद रखिए कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं आंसर, सबसे पहले भूमिका लिखिए, इंट्रोडक्शन, ठीक, कि उस जो विषय है जिस विषय से आप संबंधित प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, ठीक, उस प्रश्न का भूमिका क्या, इंट्रोडक्शन उसका दीजिए। उसके बाद सोर्सेज जो आप बताने जा रहे हैं उसका क्या सोर्स है, शोध, थ्योरी, बुक, कि इस बुक से या शोध के माध्यम द्वारा ये पता चला इस विषय के मतलब इस प्रश्न के संदर्भ में जो भी उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका जो सोर्सेज होना चाहिए कि वो आपका रिसर्च पे हो, थ्योरी पे हो, बुक पे हो, थिंकर पे हो। उसके बाद मूल प्रश्न यानी मूल विषय, किस विषय पे आपका ये सवाल है, ठीक है। मान लीजिए कि अब जो भी हो राजनीति से है तो मान लीजिए कि आपका अब आप समझ लीजिएगा जो भी मूल विषय, मूल प्रश्न है, कोई भी विषय ले लीजिएगा जिस पे आपका आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब तो उस पर किस पे लिख रहे हैं आपको उसके संदर्भ में लिखना है, विशेषता, क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़, ठीक है। कई लोग कहते हैं नहीं कि इस जैसे जब कोई एम्परर है, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ होती है, डिसक्वालिटीज़ होती है। हाँ, एक जैसे जब गुप्त काल है, मौर्य काल है, इनकी क्वालिटीज़ भी होती है गुप्त और डिसक्वालिटीज़ भी होती है। कोई भी रिलीजन होता है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म होता है, तो इसकी क्वालिटीज़ भी होती है और डिसक्वालिटीज़ भी। जैसे जैन धर्म की क्या है, वो बहुत ज़्यादा हिंसावादी थे, चींटी भी ना मरे ऐसा चलिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो आपको इनको भी मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी क्वालिटीज़ क्या, डिसक्वालिटीज़ क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है और इत्यादि। इस सब को लिखकर आपको अपना जो है मूल प्रश्न, मूल विषय समाप्त करके निष्कर्ष जो है कंक्लूजन अपना ऐड करना रहेगा। तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर का मेथड है आंसर राइटिंग का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब यहाँ से अब आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। ये तो हो गया कि किस लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, यानी आपको सोर्स कहाँ से, जिस प्रकार से देखिए नेट की तैयारी करते हैं ना, उसी तरह से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो 25 प्रश्न आएंगे उनकी भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी और विषय संबंधी जो 25 प्रश्न आएंगे, जिस तरह नेट की आप तैयारी करते हैं उसी प्रकार से वो रहेगा। और पीजी का जो सिलेबस रहता है उसके फैक्चुअल क्वेश्चंस को उठाओ, फैक्चुअल क्वेश्चंस से ही आपके सवाल बनते हैं, तो उस से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी क्रेट का जो ब्रोशर का PDF है उसमें जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा और सिलेबस के अंदर से ही आएगा सब चीज़, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड करी गई थी, 10 विषयों की लगभग मैंने अपलोड की PYQ, ठीक है। प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई 2 प्लेलिस्ट है, एक PhD एंट्रेंस की, एक PhD PYQ की, दोनों प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बाकी जो अन्य अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको लगातार सूचित करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, अगर मेहनत इतनी आपके पीछे की है, तो अगर आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक कर देंगे तो उससे हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।